हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर अरसल, आई एम योर बायोमेंटर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। पढ़ा भी होगा, क्लास भी कर ली होगी, लास्ट क्लास आप लोगों ने सबने वॉच कर ली होगी, आई होप। और हो सकता है ना भी करिए, बहुत से बच्चे कर रहे हैं, बहुत से बच्चे नहीं कर रहे हैं। रोज़ डेली अपडेट आती है, कुछ बच्चों की अपडेट आ ही नहीं रही है। उन लोगों को भी रिमाइंडर पे जल्दी दूंगा। और कैसी चल रही है पढ़ाई? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है? आज मंडे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी। लास्ट तो संडे में, सैटरडे क्लास ली थी, वो संडे में पहुंची आपके पास, बट अब रेगुलर ट्राई करूँगा कि अब रेगुलर हो जाए। वैसे एक गुड न्यूज़ है कि जल्दी मेरी छुट्टी होने वाली है 1 महीने की, तो आ जाऊँगा तो वहाँ तो फिर रेगुलर कंटिन्यूसली अपना बैच रहेगा। ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में? कौन बताएगा? लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? क्लासेस वगैरह देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? मैसेज कर देना जो नहीं देख रहे हैं, उनसे फिर मैं पूछ लूँगा। लास्ट में हमने पढ़ लिया था SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट नोट्स आपके यहाँ तक है। ठीक है। और NCERT अगर आप लोगों ने रीड करी होगी तो NCERT का एक पैराग्राफ पढ़ के बता रहा हूँ। आज मेरे पास NCERT आई हुई है, ये रही। इसका मैं 8.5.3.1 दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहा हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीड ऑफ यूकैरियोटिक सेल reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। ठीक है। क्या कहने चाह रहे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हमने उससे स्टडी करी। किसकी स्टडी करी? हमने यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करी। रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हमने रेटिकुलम स्ट्रक्चर बोला है। टिनी ट्यूबुलर है। इन दी साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में। डैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिगर 8.5 आप लोग देख सकते हैं। Hence, the ER divided in the intercellular space into two distinct compartment। दो डिस्टिंग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। एक है हमारा ल्यूमिनल, एक है हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। मैंने बताया था जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बीच में जो स्पेस उसे क्या बोला था हमने? ल्यूमिनल। और जो हमारी क्रिस्टनी थे, उनके बीच में जो स्पेस था उसे क्या बोला था हमने? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यही लिखा हुआ है हमारी NCERT में। The ER often show ribosome attached to their surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum। ये बताया था मैंने। जब इसके सरफेस पे ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको ये बने हुए दिख रहे होंगे राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं। ठीक है। इनको ही क्या बोला गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस दे अपियर स्मूथ सरफेस एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो उस सरफेस को क्या बोलेंगे हम? वो क्या कहलाता है हमारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज डैट क्लियर? कोई नई चीज़ लिखी हुई है NCERT में? कोई नया वर्ड आया? कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो, जो मैंने ना बताई हो? सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis and secretion। ये बताया कि हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा क्या होता है? किसका सिक्रेशन होता है? प्रोटीन का। ठीक है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे डायग्राम में, लास्ट डायग्राम में बना हुआ है। ये हमारा, आई होप इट इज़ विजिबल। ये हमारा न्यूक्लियस है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इससे हमारा कंटिन्यू हो रहा है। ये बीच में अंदर वाला पार्ट क्या है? ल्यूमिन। ये जो नीचे पार्ट है, इसे क्या बोला हमने? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिक्रेशन में हेल्प करता है? हमारे प्रोटीन की। एंड दे आर एक्सटेंसिव कंटिन्यू विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से स्टार्ट होता है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट हो रहा है, देख रहे होगे आप लोग। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल। लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसिस इन SER। ठीक है। जब हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि किसकी सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है? हमारे लिपिड की। ठीक है। इन एनिमल सेल, जब हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें किस में हमारी हेल्प कर रहा है? स्टेरॉयडल हार्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, उसमें हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? SER। ठीक है।
ये सब मैंने पुरानी क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था। मैंने ये पैराग्राफ आज क्यों पढ़ा कि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने ना बताई हो, जो मेरे नोट्स में नहीं लिखी हो, जो मेरे क्लास में मैंने ना बोली हो। ऐसा कोई पार्ट नहीं है, मैंने अपनी साइड से 100% एफर्ट्स दिए हैं, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ ली और नोट्स बना ली और एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर ली तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं छूट सकता, ठीक है। देन आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा पढ़ना है हमें, वी टॉक अबाउट गोल्जी एपेरेटस। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी नाम से क्लियर है, ठीक है। ये देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसके लिए एक मीम्स आता है इंस्टाग्राम पर, वो बहुत फेमस हुआ हुआ है कि एक लड़की होती है, वो टॉप पहनी हुई होती है, तो इस टाइप का टॉप होता है, ठीक है। ऐसी ही ये हमारा गोल्जी है, ठीक है, जो सा पार्ट। लेकिन अगर हम क्लियरली देखते हैं तो हमारे डायग्राम विजिबल है, हमें दिख रहा है। ये सब फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। क्रिस्टन नहीं बना हुआ है, हमारा वेसिकल्स हैं और ये कुछ फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हैं, एक नहीं कई सारे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी के बारे में, गोल्जी के नाम से क्लियर होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। गोल्जी हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, चार चीज़ें पढ़ी हमने जो सिंगल लेयर की होती थी। आप लोग बताएंगे, पिछली 2 क्लास से मैं रेगुलर कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, उनके आंसर करो अपने आप खुद से, ईमानदारी से। 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ मैं, आप लोग आंसर करो। क्या था हमारा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस एंड वैक्यूल। ये हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसके हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे और फोर्थ टॉपिक भी आज ही हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा गोल्जी, गोल्जी के नाम से क्लियर है। गोल्जी एपेरेटस किसने बताया था, किसने ऑब्जर्व करा था, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, बाय कैमिलो गोल्जी। क्या नाम है, इन इसके नाम के ऊपर ही साइंटिस्ट का नेम है, जो ये नाम रखा गया है साइंटिस्ट के नेम पर ही रखा गया है, गोल्जी, ठीक है, बाय कैमिलो गोल्जी। इससे इन्होंने क्या बनाया था, गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। हमें दिख रहा है डेंसली स्टैंड, डेंसली स्टैंड मतलब कि ये जो इतने सारे स्ट्रक्चर है ना, ये बने हुए, ये बने हुए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ऐसे और एन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, डेंसली स्टैंड रेटिकुलर, क्योंकि ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। अराउंड दी न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस है, पहले हमने क्या देखा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या निकल के आ रहा है हमारा, ई आर, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या आता है हमारा, गोल्जी, गोल्जी के बाद क्या आती है हमारे लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद क्या आता है हमारा वैक्यूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पुराने वाले डायग्राम में मैंने क्लास 4th में बताया था आपको, और उसमें ये सबसे पहले बेसिक डायग्राम है, ये हमारा सबसे स्टार्टिंग डायग्राम है। अगर देखोगे आप लोग तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसमें, जैसे मेच्योर सीव ट्यूब। सॉरी, बाहर से आवाज़ आ रही होगी कुछ ऐसी ही आवाज़ें तो आती रहती हैं, क्योंकि हॉस्टल में हूँ। बाहर लॉबी में से आवाज़ आएगी, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। वैसे तो इतनी नहीं आती है, हमारा नीचे फ्लोर सही रहता है, बट कभी कभी आती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन है यार ये, एक्सेप्शन क्या है, मैच्योर सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है, या फिर पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें क्या बताते हैं, मैच्योर सीव ट्यूब में क्या नहीं होता हमारा, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसलिए फिर गोल्जी वगैरह का कुछ काम है नहीं। तो ये एक एक्सेप्शन है, मैच्योर सीव ट्यूब में हमारा न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, जो हमारा आरबीसी होता है वो उसमें भी, ठीक है। स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इनमें भी, ये सारे एक्सेप्शन है, इन्हें ध्यान रखना। एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, सी गोल्जी स्ट्रक्चर इन योर एनसीईआरटी, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर डिस्कस अबाउट इट। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। जब आप यहाँ तक क्लास देख देख चुके हों तो आपको ये करना, अपनी एनसीईआरटी निकालनी है जिस पर धूल चढ़ी हुई है, उसे साफ़ करनी है, पेज नंबर 133 निकालना है,
गोल्जी एपरेटस लिखा हुआ है, ठीक है, उसका फिगर बना हुआ है, फिगर 8.6, उसे देखना है जब ये क्लास देखनी, जब समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इस पर, अगर आप लोगों को दिखाऊं मैं, ये है, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिस्टर्नी, ठीक है। तो अब मैं क्रिस्टर्नी के बारे में बताता हूँ, क्रिस्टर्नी क्या होता है। क्रिस्टर्नी होता है ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टर्नी में क्या बोला गया है, नो राइबोसोम प्रेजेंट, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। रिसेंबल एससीआर, रिसेंबल एससीआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा फ्लैट एंड होता है, फ्लैट एंड यानी कि थोड़ा सा कर्वी है बट ये फ्लैट एंड है, सीधा है, ठीक है। फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मतलब कि बोरा, बोरी बोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। नंबर वेरी, नंबर कितना होता है इनका, ये जो आपको बने हुए दिख रहे हैं कितने बने हुए हैं यहाँ पर, ये जो ड्रॉ हैं कितने ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कितने, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है हमें कि नंबर वेरी करता है 4 to 8, कितना कर सकता है, 4 to 8, ठीक है। बट इन केस ऑफ फंजी, ये आपके एम्स में क्वेश्चन आया था ऐसा कि जब हम बात कर रहे हैं फंजी के बारे में, स्पेसिफिकली फंजी के बारे में बताया गया बस खाली, ये हमारी शायद इस एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि पुरान जब आप एनसीईआरटी के लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे 3 4 पेजेस होते हैं, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, या पुरानी एनसीईआरटी में मिलेगा। बट इन केस ऑफ फंजी, वन क्रिस्टर्नी, वो फंजी के केस में कितना होते हैं, खाली 1 क्रिस्टर्नी, ठीक है। ये एक अलग स्पेशल केस है, या इसे बोल सकते हैं हम एक्सेप्शन है, ठीक है। इस 1 क्रिस्टर्नी को क्या बोलते हैं हम, यूनिक क्रिस्टर्नी या 1 गोल्जी, ठीक है। एक गोल्जी प्रेजेंट होता है बस, सिंपल, एक क्रिस्टर्नी होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम, एक डायग्राम भेजूंगा उसमें ग्रुप में, उसके बाद इसे देखना, ठीक है। इसमें इतना स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, बट मैं भेजूंगा, ठीक है। सिस फेस, सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। एक ही चीज़ है, उसके 3 नाम है, या तो हम सिस फेस बोलेंगे उसको, या बोलेंगे हम फॉर्मिंग फेस, या बोलेंगे हम कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। जो हमारा ये सिस फेज होता है, सिस फेज में क्या होता है, लिपिड्स हमारे एंटर करते हैं और प्रोटीन एंटर करते हैं इन दी क्रिस्टल्नी, एंड दिस लिपिड आर इमेच्योर, ठीक है। या फिर इस तरीके से दिखाया जाए इसमें, अगर आप लोग को ये वाली क्लास निकाल के इसका डायग्राम देखना, यहाँ पर न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद ऊपर ER बना हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिपिड्स और कुछ प्रोटीन्स हैं, ये इमेच्योर बताए थे मैंने। फिर मैंने बोला था जब गोल्जी में चले जाते हैं तो गोल्जी में जाने के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये आउटर आउटर सीक्रेट हो जाते हैं, उससे वैक्यूल बन जाता है, लाइसोसोम बन जाते हैं हमारे, और अदर पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है। क्या है ये हमारा सिस फेज, या फिर दूसरे वर्ड में बोले हम फॉर्मिंग फेज, या फिर बोल सकते हैं इसको हम कॉन्वेक्स फेज, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन्स एंटर इन द क्रिस्टल्नी एंड दिस लिपिड आर इमेच्योर, ठीक है। ये जो लिपिड्स हैं ये इमेच्योर हैं, जो सिस फेज जहाँ से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। उस डायग्राम में क्लियरली विजिबल होगा आपको, वहाँ पे उसकी जो कि लेबलिंग स्पेसिफाइड होगी, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर मैं भूल जाऊँ तो ग्रुप में मैसेज कर देना, वैसे तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। ट्रांसफेज, सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रांसफेज। दो साइड होती है, एक होती है हमारी सिस फेज, एक होती है हमारी ट्रांसफेज, ठीक है। सिस फेज में क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स, जहाँ पे सिस वर्ड यूज हो रहा है वहाँ पे क्या यूज हो रहा है हमारा कॉन्वेक्स फेज, या दूसरे वर्ड में बोलते हैं हम उसे फॉर्मिंग फेज, यानी फॉर्मिंग फेज इस टाइम पे इमेच्योर के लिए यूज कराया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा ट्रांसफेज, या फिर अदर वर्ड्स में बोले मैच्योर फेज, या फिर अदर वर्ड्स में बोले कॉन्वेक्स कॉनकेव फेज, ठीक है। जब ये इमेच्योर, पहले क्या हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारे उससे ऊपर क्या था हमारा ER के पास हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे जो देखा कि वहाँ पे लिपिड और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। वो आगे ट्रांसफर हुए, जब आगे ट्रांसफर हुए तो किस में गए हमारे गोल्जी में,
गोल्जी ने उनमें क्या करा, जो इमेच्योर थे उन्हें मैच्योर करा, ठीक है, मैच्योर करके उनको बाहर सीक्रेट करा, सीक्रेट करने यानी कि बाहर निकालना, ठीक है। उनसे क्या बना, कुछ वैक्यूल्स बन गए, कुछ लाइसोसोम बन गए, और वो आपको आगे सीक्रेटरी फेज में दिखेंगे, ठीक है। तो उनको ही क्या बोलते हैं हम, जो इमेच्योर वाले थे उनको क्या बोला हमने, सिस फेज, और फॉर्मिंग फेज बोलते हैं और कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं, ठीक है। लिपिड्स एंड प्रोटीन आर एंटर इन द क्रिस्टलनी एंड दिस लिपिड्स आर इमेच्योर, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसफेज, मैच्योर फेज, कॉन्केव फेज, ठीक है। जिसमें क्या लिखा हुआ है, दे आर सीक्रेटरी वेसिकल्स, ये सीक्रेट्स करते हैं और इन्हीं क्या बोलते हैं, मैच्योर वेसिकल्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, कि हम गोल्जी एपरेटस के फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा गोल्जी एपरेटस है वो किसकी तरह है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, पोस्टमैन की तरह काम करता है, पोस्ट ऑफिस, या फिर दूसरे वर्ड में बोलते हैं हम पोस्टमैन ऑफ द सेल। क्लियर है? क्या है हमारा, पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन ऑफ द सेल। अब आप लोगों को ध्यान होगा, पहले क्या होता था, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी, ठीक है, ऑर्डर करिए आपने अमेज़ोन वगैरह पे, सबने करा होगा, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे कुछ ना कुछ आप लोग ऑर्डर करते हो, ठीक है। जब आप ऑर्डर करते हो, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपने ऑर्डर करा। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जब वो ऑर्डर आपका पैक होता है, तो उसमें जब आप देखते हो तो उसमें 3-4 शीट्स होती हैं, अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो 3-4 होंगी, और नॉर्मली तो 1-2 शीट्स तो होती हैं, जो कार्टन बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें वो पैक होके आता है, ठीक है। तो पहली एक लेयर होगी, फिर उसके अंदर वो पॉली से पैक होगा, फिर देन थर्ड लेयर कुछ ना कुछ उसमें होगा, ठीक है। और उससे फिर पैक करने के बाद फिर वो तुम तक पहुंचता है, तुम्हारे एड्रेस तक आता है, तुम्हें वहाँ मिलता है, उसके बाद तुम उसे ओपन करते हो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या काम होता है, फर्स्ट काम क्या हुआ, इसमें प्रोसेस हुआ, ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ, इसे पैकेज करा, तीसरा काम क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट करा। सेम इज गोल्जी में भी यही काम होता है, ठीक है। गोल्जी कुछ नया नहीं करता, गोल्जी क्या करता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम अब नोट्स देखो, जो नोट्स में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम ईआर। क्या करा इसने, प्रोसेस करा किसके, ट्रांसपोर्ट में, वेसिकल फ्रॉम ईआर, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ से इन्होंने प्रोसेस करा, यानी कि ऑर्डर कर दिया, फिर ये आगे कंपनी पे गए, इन्होंने क्या करा, उसे पैक करा, उस ऑर्डर को पैकेजिंग करी। थर्ड स्टेप क्या आता है इसका, ट्रांसपोर्ट, तो उन्होंने उसे उस जगह से ट्रांसपोर्ट करा, ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं हम, इंट्रा सेलुलर टारगेट। क्या बोला इसको हमने, इंट्रा सेलुलर टारगेट, इंट्रा मीन्स विद इन दी सेल, के अंदर, सेल के अंदर, और फिर दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल, जो हमारे ट्रांसपोर्ट होकर आया, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, सीक्रेशन, सीक्रेशन में हेल्प करता है गोल्गी। कैसा सीक्रेशन में, जो हमारी वेसिकल्स होती हैं, जिससे हमारा लाइसोसोम बना, वैक्यूल बना, उनका सीक्रेशन जी तो हुआ। पहले लिपिड और प्रोटीन इमेच्योर थे, वो गोल्जी में गए, गोल्जी में जाने के बाद वो मैच्योर हुए, मैच्योर वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफेज, और दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे उसे, कॉन्केव फेज, ठीक है। अब जब वो इमेच्योर थी तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स, और दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं उसको हम, सिस फेज, ठीक है। पहला काम क्या, वो प्रोसेस हुआ, ठीक है, दूसरा काम उसका पैकेज हुआ, तीसरा काम उसका क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। सिक्रेशन, मैच्योर वेसिकल। थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, एक्रोजोम फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, एक्रोजोम फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है इसमें, मॉडिफाइड गोल्गी। एक्रोजोम्स, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि एक्रोजोम क्या होता है। किसी बच्चे, जो 11th वाले बच्चे हैं, जो ड्रॉपर है, उन्हें तो पता होगा, 11 12 उन्होंने पढ़ रखा होता है, और बहुत से लोगों को पता भी होगा, कुछ ही होंगे एक दो जिनको नहीं पता होगा, उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपने स्पम का डायग्राम देखा है, तो स्पम का डायग्राम कैसे होता है, हेड बना हुआ होता है, उसके बाद नेक बनी हुई होती है, उसके बाद क्या होता है, टेल बनी हुई होती है, ठीक है। जो हेड का अपर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्रोजोम। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्रोजोम। एक्रोजोम। अब गोल्जी यहाँ पे कैसे आ गया, क्लास 11th का पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन क्लास 12th का ही पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। कैसे, हमें ये पता है, जब रिप्रोडक्शन के टाइम पर बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं, ठीक है, बट जो ओवेरियन एग होता है, उसकी जो लेयर को सिर्फ एक ही स्पर्म हमारा उसे
आर मतलब कि उसका आर पार करता है, उसमें एंटर करता है और उससे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो एक्रोसोम फॉर्मेशन जो उसका हेड होता है, जो उसका हेड बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, उसे बोलते हैं हम एक्रोसोम फॉर्मेशन। वो किससे बना हुआ है, मॉडिफाइड कोल्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं फॉर डाइजेशन। जो उसकी लेयर होती है, ओवेरियन एग की जो लेयर होती है, उसको जो डाइजेस्ट करता है वो कौन करता है, ये तो करता है मॉडिफाइड गोल्जी एंजाइम ही तो उसे डाइजेस्ट करते हैं उस लेयर को, और उसे उसमें फिर एंटर करते हैं अंदर। अंदर एंटर करने के बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो एक्रोसोम फॉर्मेशन सेकंड स्टेप क्या है, ये क्या है हमारा, मॉडिफाइड गोल्जी है। सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, जो हमारी एग मेम्ब्रेन है, जो मतलब कि उसकी लेयर है, हमको पता है कि जब तक वो एग मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र नहीं करेगा अंदर, उसके अंदर नहीं जाएगा, जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे पहले उसे क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे क्रॉस करने के लिए चाहिए हमें एंजाइम फॉर डाइजेशन, उस लेयर को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्पम्प जाते हैं, उसमें से एक स्पम्प सेल ऐसी होती है जो उसके अंदर एंटर करता है और देन उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ठीक है, इसमें रोल कौन किसका होता है, हमारे गोल्जी का भी इसमें रोल होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड, लिपिड में क्या मॉडिफिकेशन होती है, जब हम लिपिड और प्लस कार्बोहाइड्रेट, जब हम दो चीज़ की बात करते हैं तो ये बना हमारा ग्लाइकोलिपिड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता और ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है और यहाँ क्वेश्चन आता है, इस पर मार्क कर लेना, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ग्लाइकोसाइडेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ग्लाइकोसाइडेशन। लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट इन्होंने क्या बनाया, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, देन सेकंड क्या लिखा हुआ है इसमें, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में क्या बता रहे हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडेशन। जहाँ बात करिए हमने लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ से होती है। ठीक है, यहाँ तक देखो, कोई डाउट हो तो मैसेज करो, आंसर करो। और हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों की क्लास लाइव क्लास ली जाए, ना कि रिकॉर्डेड क्लास दी जाए, और कितने लोग रिकॉर्डेड क्लास से सेटिस्फाइड हैं, दोनों मैसेज कर दें, चाहे ग्रुप में मैसेज कर देना, चाहे पर्सनली मैसेज कर देना, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ज़रूर है, या तो क्वेश्चन ऐसा है ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस बताओ, तो उसमें ये लिपिड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिपिड, प्रोटीन लिपिड, और लिपिड और फैट, इस तरीके से चार ऑप्शन बना देंगे और आपको बताना होगा ग्लाइकोसाइडेशन किससे होगा, तो आपको कहाँ टिक करना है, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर करेंगे हम लिपिड प्लस प्रोटीन, इससे क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होती, कहाँ से होती है, किसी को पता है। यहाँ तक जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ा चुका। ठीक है, इतना इनफ है, यही पढ़ाते हैं 11th-12th में। बट आप किसके बैच में हो, नीट वाले बैच में, नीट के लिए इतना इनफ नहीं है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, एक एक चीज़ बिल्कुल माइन्यूट सी चीज़ का क्वेश्चन बनता है, बहुत माइन्यूट चीज़ पर आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और इतनी सिली सिली चीज़ पूछेंगे, इतना सिंपल सी चीज़ पूछेंगे तो भरोसा ही नहीं होगा बोले इस पर क्वेश्चन आया है। तो इसलिए एक एक चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने मेरे कहने पर कर लिया, क्लास देख ली, रोज़ नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद रोज़ एनसीईआरटी रीड कर ली, बस इट्स इनफ। और जो संडे को आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, 2 या 3 क्लास और लगेंगी इसमें, मोस्ट प्रॉबेबली हम थर्सडे तक इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और ये चैप्टर ख़त्म होते ही इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें पॉइंट, इसमें कितने टॉपिक्स रह जाएंगे हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड,
और राइबोसोम साइटोस्केलेटन सी के फ्लैजिला एक क्लास, दूसरी क्लास में आ जाएगा सेंट्रोल सेंट्रोसोम, तो दूसरी क्लास में आ जाएगा। न्यूक्लियस में बाद में पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, वो बात अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा उसका। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, हमें पता है जो हमारा डीएनए है, डीएनए से हमारा क्या बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से हमारा डीएनए बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन। ठीक है, वी नो अबाउट इट। ठीक है, बट हमें ये पता है कि डीएनए से फिर क्या बनता है हमारा, आरएनए। जिसने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा होगा क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उसमें सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस है, उसमें सारी चीज़ें बताई। मीन डीएनए से डीएनए बनना है तो उसी क्या बोले हमने, रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए से आरएनए बना, उसे क्या बोला हमने, ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता। ठीक है, पहले क्या होता है, डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए किस में ट्रांसक्रिप्ट होता है हमारा, आरएनए में, आरएनए किस में ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्रोटीन में। ठीक है, आरएनए भी 3 टाइप के यूज होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इनकी तीनों की फुल फॉर्म आप लोग बताऊंगे, या छोड़ो आप लोग क्या बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। एमआरएनए मैसेंजर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, टीआरएनए ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, आरआरएनए राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें यूज़ कौन सा वाला होता है इन तीनों टाइप में से, हम यूज़ करते हैं एमआरएनए। क्या यूज़ करते हैं हम, एमआरएनए। इतना क्लियर है। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए हमारा 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ नोट्स में भी बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ये बना हुआ है, ये बना हुआ दिख रहा है, एक स्टैंड बना रखा है हमने, उसके ऊपर राइबोसोम में अटैच है। हमें पता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अपर पार्ट उसका स्मॉल होता है और लोअर पार्ट क्या होता है उसका थोड़ा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट। ठीक है, जो स्ट्रैंड है एमआरएनए उससे हमारा राइबोसोम अटैच है। ठीक है, अपर पार्ट स्मॉलर है, लोअर पार्ट लार्जर है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ क्या है, मैनी राइबोसोम अटैच इन अ सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड पॉलीजोम। ये वर्ड यूज होता है पॉलीजोम। पॉलीजोम किस लिए यूज करा जाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की। ठीक है, तो वहाँ के लिखा जाता है मैनी राइबोसोम आर अटैच इन अ सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड पॉलीजोम। ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन के, पहले डीएनए से क्या बनना हमारा, आरएनए, आरएनए भी कौन सा वाला आरएनए बनना हमारा, एमआरएनए। एमआरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है, उसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स अटैच है। ठीक है, उन राइबोसोम से हमारे उस एमआरएनए स्ट्रैंड पर हमारे राइबोसोम्स अटैच है, उन राइबोसोम से हमारा क्या बन रहा है, आगे प्रोटीन बनना है। ठीक है, ये पॉलीजोम वर्ड यूज होता है तो वहाँ पर यही चीज़ यूज होती है, मैनी राइबोसोम आर अटैच इन अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रैंड इज कॉल्ड पॉलीजोम। और इसको क्या बोला हमने, अगर इसे कंक्लूजन करता हूँ तो ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन, ये इसका सिंपल सा आंसर है। होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ और है, इस गोल्जी, ये जो गोल्जी है, ये पुराने पेपर्स वगैरह जो आप पास्ट ईयर के पेपर्स लगाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, गोल्जी हेल्प इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये वर्ड आता है। अब मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ गोल्जी की, देखता हूँ कुछ नया मिले या कुछ रह गया वो तो देखते हैं हम भी। 8.5.3.2 गोल्जी एपरेटस, पेज नंबर 133। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ इस पैराग्राफ को। कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस है ये हमने अपने उसमें डायग्राम में क्लियर कर रखा है, उस न्यूक्लियस के बाद में हमारा ई आर आया, ई आर के बाद क्या आता है हमारा गोल्जी। ठीक है, डेंसली स्टैंड है, यानी कि कई सारे इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्रिस्टल नहीं बने हुए कई सारे बहुत सारे, तो इसको हमने बोला है डेंसली स्टैंड, इस रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, रेटिकुलर स्ट्रक्चर। दिस वेयर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम।
इसका नाम क्या रख दिया गया, कैमिलो गोल्जी ने बनाया था, उन्होंने क्या रख दिया इसका नाम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और क्रिस्टनी, इन्होंने क्या करा, उसे कंसिस्ट करा कई सारे, इन्होंने क्रिस्टनी लिए फ्लैट डिस्क शेप के, इस शेप को क्या बोलते हैं हम, डिस्क शेप, डिस्क होती है ना डिस्क, उस शेप के ही हैं, ठीक है, और फ्लैटेड है, और इनको ही क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टनी, क्रिस्टनी ऑफ 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर। इनका डायमीटर जो इनकी मतलब कि विड्थ है ना, जो इनकी वो है विड्थ, मोटाई चौड़ाई बोले तो वो कितनी है हमारी, 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर। फिगर 8.6 कॉल्जी ऑपरेटर्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दिस आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये जो हमारे सेक्ड बने हुए हैं, ये जो हमारे क्रिस्टनी बने हुए हैं, क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि ये जो होते हैं ना, पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, और जो पैरेलल है वो एक दूसरे से सामने होते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल टू ईच अदर, इनका एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। वेरिड नंबर ऑफ क्रिस्टनी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो इनके नंबर हैं मतलब कि कितने दिए हुए हैं हमारे, कितने हमने करे थे काउंट, 5, ठीक है। बट हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है हमें कि 4 टू 8 इतने इसका नंबर वेरी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। कितना करता है, 4 टू 8। और एक एक्सेप्शन केस बताया था फंजी वाला, उसमें एक सिंगल होता है, उसमें क्रिस्टनी एक ही होता है, उसे बोलते हैं हम यूनिक क्रिस्टनी, ठीक है। The Golgi crystallini are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase। यही मैंने बताया था, ठीक। कंसंट्रिकली यानी कि एक के बाद एक ये दिए हुए, 1 2 3, एक के ऊपर एक, मतलब कि एक आपस में ही ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, यानी कि एक दूसरे से चिपके पड़े हैं, ठीक है। इसमें हमारे दो फेज बने, एक बनता हमारा सिस फेज, एक बनता हमारा ट्रांस फेज, ठीक है। सिस फेज को क्या बोला है हमने, कॉनकेव, ओ सॉरी कॉन्वेक्स फेज, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं हम उसको, इमेच्योर फेज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है हमारी, The cis and trans phase of the organelle are entirely different but interconnected, ठीक है। cis और trans phase दोनों ऑर्गेनलीज हैं और दोनों अलग अलग हैं बट इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, क्योंकि दोनों वर्क तो साथ में कर रहे हैं। सिस फेज में क्या होता है कि इमेच्योर प्रोटीन लिपिड्स होते हैं, और देन वो मैच्योर जाके किस में होते हैं, हमारे ट्रांस फेज में, तो काम तो कर रहे हैं, वो इंटरकनेक्टेड तो हैं दोनों आपस में। द गोल्जी apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intercellular target or secreted outside of the cell, ठीक है। गोल्जी apparatus क्या काम करता है, उसका क्या प्रिंसिपल है, उसका क्या सिद्धांत है, उसका क्या वर्क करने का फंक्शन है, वो क्या करता है, वो पैकेज करता है, पैकेजिंग करता है। उस पैकेजिंग क्या बोला हमने, प्रोसेस करा, ठीक है। उसने उसके बाद फिर डिलीवर करेगा तो दो चीज़ों में डिलीवर करेगा, या तो सेल के अंदर डिलीवर करेगा या सेल के आउटसाइड करेगा, यानी कि बाहर करेगा, या उसे बाहर निकालेगा, सीक्रेट आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब सेल से बाहर। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, किस फॉर्म में उसे पैकेज करा जाता है, वेसिकल की फॉर्म में उसे पैकेज करा जाता है। फ्रॉम द ई आर फ्यूज विद द सिस फेज of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remain in close associated with the endoplasmic reticulum। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी जो होता है फ्यूज होता है, आपस में चिपके हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, वहाँ से तो ट्रांसपोर्ट रहा है हमारे लिपिड प्रोटीन का, आगे जाके उसमें क्या हो रहा है, वो फिर जो इमेच्योर वेसिकल्स हैं वो मैच्योर वेसिकल बन रहे हैं, ठीक है। A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the crystallini of Golgi apparatus before they release from it transphase, ठीक है। जब तक वो निकलते नहीं हैं, बिफोर दे आर रिलीज, ठीक है, इट्स ट्रांसफेज, जब तक उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफेज में, ठीक है। गोल्जी apparatus इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इन्होंने क्या बोला, सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन किससे बनता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोलिपिड में क्या बता रहे हैं हम, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडेशन। साइडेशन और साइडेशन में दोनों में डिफरेंट है, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट में जहाँ जहाँ पे हाइड्रेट आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्लस लिपिड,
ठीक है। तो वहाँ क्या आ रहा है हमारा ग्लाइकोसाइडेशन, और जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड आ रहा है वहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ओ सॉरी, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन आ रहा है, वहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, और उस प्रोसेस को क्या बोला हमने, ग्लाइकोसाइडेशन। और जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड आ रहा है उस जगह क्या बोला हमने, ग्लाइकोसाइलेशन, उस प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, होप, आई होप